नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत मलेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, कई समझौतों पर लगी मोहर। प्रधानमंत्री ने की वैश्विक संस्थाओं में सुधार की अपील, का आतंकवाद पर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट। मलेशिया के प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत। प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य की सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए आज वोटिंग। कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव और पॉपुलर गुटों में त्रिकोणीय मुकाबला। और T20 विश्व कप में भारत का जीत के साथ आगाज। अमेरिका को 29 रन से दी मात। सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों में बनाए नाबाद 84 रन। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की अगुवाई में भारत मलेशिया के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान भारत मलेशिया के बीच कुल 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ, जिसमें समझौता ज्ञापन, दस्तावेज और कई समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मलेशिया के हित आपस में जुड़े हैं। भारत दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। आतंकवाद को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक सिलसिले एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूती के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। We have established excellent relations, and I'm proud to say thank you again, because in the last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship. Thanks to you and the team, and we have discussed privately too some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important, that we consider India as a great friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and of course now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields. और इससे पहले मलेशिया के पुत्रजय स्थित प्रधानमंत्री आवास परदाना पुत्र भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री INA के पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करेंगे और मलेशियाई जो CEOs हैं उनके साथ भी मिलने का कार्यक्रम है।
और मलेशिया दौरे के पहले दिन की बात करें तो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाता है और ये बात ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौतों में परिलक्षित है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया यात्रा से पहले दिन भारतीय समुदाय के कार्यक्रम सेलामत दतांग मोदी जी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री का कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की स्वयं अगवानी की। देखिए रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनकी अगवानी स्वयं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। ये प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा है, जो भारत और मलेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सलामत दतंग मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत और मलेशिया के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका हमेशा से अहम रही है। प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति की वैश्विक पहुंच का बखान करते हुए कहा कि मलेशिया से तमिल प्रवासी समुदाय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी गौरवशाली विरासत से प्रेरित होकर तिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की जाएगी। Tamil is India's gift to the world. Tamil literature is eternal and Tamil culture is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओसीआई कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाने, मलेशिया में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास के शीघ्र उद्घाटन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू होगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और जनसंपर्क और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक निवेश और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने भारत अमेरिका और भारत यूरोपीय संघ जैसे ऐतिहासिक व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. प्रवासी समुदाय के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। भारतीय नृत्य की इस प्रस्तुति ने मलेशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, जिसमें 800 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रवासी भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बना, बल्कि भारत मलेशिया की दोस्ती, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देता नजर आया। इस आत्मीय रिश्ते पर उस पल ने खास मोहर लगा दी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपने साथ कार में ले जाकर दोनों देशों की मित्रता का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया।
इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पीएम के आगमन के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिसमें तमिल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स के नर्तकों के प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन पर भारतनाट्यम की प्रस्तुति शामिल है। अंत में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी ने प्रधानमंत्री को लैंग्वेज एंड शेयर्ड हेरिटेज नामक पुस्तक भेंट की, जो दोनों देशों के बीच संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करती है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मलेशिया से शैलेंद्र मिश्र और मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत किया गया। होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। वहीं बच्चों के हाथों में प्रधानमंत्री की बनाई गई तस्वीरें भी देखने को मिली। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है यहाँ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, वहां होटल पहुंचने पर। और देखिए, आप इन चेहरों पर खुशी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद, उनसे मिलने के बाद किस तरह से ये लोग आह्लादित हैं, खुशी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? आपने मुलाकात की, क्या कहना है? It is a great honor and pleasure to meet our Modi ji. He was very humble and it's an honor to actually shake his hands. चाहे इस तरह से ये मोदी जी की तस्वीरें लेके, क्या कहना है आपको? मोदी जी से मिले आप? मोदी से आप मिले? Very very happy. Very happy. आप बताएं। Happy. Very glad to see him. Very happy. One of the memorable day in our lives. Very happy. मैंने बोला मोदी से, मोदी जी, थैंक यू फॉर ऑपरेशन सिंधु, थैंक यू फॉर राम मंदिर, थैंक यू फॉर आर्टिकल 370 एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर आवर कंट्री। वी आर वेरी ग्रेटफुल। का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा सपना पूरा हुआ। ये हमारा सपना था कि हम मोदी जी से मिले। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला हूँ। मेरा हमेशा से सपना था, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं हमेशा उनको टीवी पे देखता हूँ और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं उनको मिलूं। और आज वो मेरे इतने पास आए, मैं एकदम घबरा गया था कि वो मेरे पास आया। फिर उन्होंने मेरा हैंड भी शेक किया, तो मैं अभी तक यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे मिला। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मीट हिम एंड वेलकम मोदी जी टू मलेशिया। होप we have a great relationship India and Malaysia in the future also. 2026 बन गया, मोदी जी से हाथ मिला लिए। हम लोग का देश ऐसे आगे बढ़ते रहे, मोदी जी हर टाइम इंडिया को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। लेकिन क्या कह रहे हैं, 2026 इनका बन गया क्योंकि मोदी जी से इन्होंने हाथ मिला लिया और भारत आगे बढ़ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। प्रवासी समुदाय के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की। भारतीय नृत्य की ये प्रस्तुति ने मलेशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। इस सामूहिक नृत्य में 800 कलाकारों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मलेशिया में करीब 30 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिनमें से 27 लाख से ज्यादा लोगों के पास प्रवासी भारतीय OCI कार्ड भी हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की तमिल संस्कृति को वैश्विक और तमिल साहित्य को अमर बताया। उन्होंने कहा कि भारत का तमिल समुदाय अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। तमिल इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। Tamil literature is eternal and Tamil culture is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora has been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देश एक दूसरे देश की सफलता का जश्न मनाते हैं। ये दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को दर्शाता है।
we elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. We celebrate each other's success just as our own. I was touched by Prime Minister Anwar Ibrahim's good wishes on the historic success of Chandrayaan-3. I agree with you, my dear friend. India's success is Malaysia's success. It is Asia's success. That is why I say the guiding word of our relationship is impact. Impact means India-Malaysia partnership for advancing collective transformation. और प्रधानमंत्री के मलेशियाई दौरे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के साथ साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिहाज से दोनों देशों के बीच ये रणनीतिक साझेदारी आने वाले सालों में और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो रहिए जरा। शैलेंद्र, जिस तरह repeat your question? Yes, I can repeat my question. शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो दौर है खास तौर पर दोनों देशों के लिए रणनीतिक साझेदारी को एक अलग आयाम पर ले जाने के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है जब हम डिजिटल इकोनॉमी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, तकरीबन आप देखें 11 डॉक्यूमेंट पर एक्सचेंज हुआ है और कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा सामने, तो बहुत स्पष्ट तौर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की है। आतंकवाद पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा, दुनिया के देशों को एक तरह संदेश देते हुए कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और हमने देखा कि उससे पहले मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि भारत ने जो भूमिका निभाई है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो यूक्रेन रूस के बीच जो संघर्ष है या फिर अन्य जगहों पर, उसकी सराहना की। तो बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हमारे दोनों देशों के बीच हैं और दोनों देशों के जो प्रधानमंत्रियों के बीच जो मित्रता है, वो स्पष्ट तौर पर अब से थोड़ी देर पहले जब स्टेटमेंट जारी हो रहा था तो हमने उसको देखा भी और दुनिया ने देखा तस्वीरों के जरिए। अब भारत की जो पार्टनरशिप है मलेशिया के साथ, वो जिन जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ने जा रही है। डिजिटल इकोनॉमी में हम जानते हैं यूपीआई जल्दी ही मलेशिया में लॉन्च होने वाला है। जो मलेशिया में भारतीय श्रमिक रहते हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क हो उनका, उसको लेकर पहल हुई है। उस पर क्या कुछ आगे हुआ है, इसकी विस्तार से जानकारी मिलेगी। ऑडियो विजुअल समझौते की हम बात ही कर रहे हैं, तो जो तमिल कल्चर है, तमिल रेडियो यहाँ है, तमिल जानने वाले जो तमिल मूल के जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, वो मीडिया में है, अलग अलग क्षेत्रों में है। तो इस समझौते से उनको बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने ये बात कही भी कि कोई भी जो साझेदारी है उसका फायदा एक तरह से आम आदमी को होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए। तो दोनों देश इस दिशा में देख रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन पर, सहयोग पर आगे बढ़ सकते हैं। और जिन बात की हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने पहले सहयोग देखा है, उभरते हुए जो क्षेत्र है, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, उसमें क्या कुछ उसकी एक विस्तार से जब ये विवरण आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जिस बात को हम अब से थोड़ी देर पहले हमने कहा था, कल भी कहा था कि आईटीगा यानी जो इंडिया आसियान वो एग्रीमेंट है, उसकी एक समीक्षा की जरूरत है और उसमें एक बदलाव की जरूरत है। उसका जिक्र किया गया है, जिसमें मलेशिया
के साथ बैठकर किस तरह से एक आगे बात हो सकती है, क्योंकि भारत चाहता है कि इसमें कुछ बदलाव हो भारत के हित के हिसाब से। और मलेशिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि आसियान बहुत में महत्वपूर्ण साझेदार और एक तरह से कहें देश मलेशिया है। तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच हम भविष्य में देखेंगे कि साझेदारी बढ़ने वाली है। आज 11 डॉक्यूमेंट पर आदान प्रदान हुआ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते भी हैं। एक्सपेक्टेड लाइन पर जो हम चर्चा कर रहे थे सेमीकंडक्टर में या फिर बाकी सेक्टर्स में, उसमें समझौते हुए हैं। ऑडियो विजुअल समझौता हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ऐसे समय हुआ है जब हम कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ था 2024 में, और उसके बाद हमने देखा था कि कनेक्टिविटी बढ़ी है, आवाजाही बढ़ी है, भारतीय लोगों की पर्यटन टूरिज्म बढ़ा है, मलेशिया के लोग जा रहे हैं। उस दिशा में बहुत कुछ प्रगति हुई। उसकी भी एक तरह से देखें, जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब आगे क्या कुछ उसमें सोचा गया है, उसकी भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, उस पर पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा, और हमने देखा कि 11 अहम प्रपत्रों पर आज आदान प्रदान हुआ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर क्षेत्रों में एमओयू भी है। आंचल, कुछ और कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल वहीं शैलेंद्र, जब हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी साझेदारी की जाएगी, और खास तौर पर आतंकवाद पर भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे दुनिया को मैसेज है कि दुनिया के देश आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड ना रखें, और आतंकवाद में भारत का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक मत से कड़ा रुख अपनाना होगा और साझे तौर पर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए आगे आना होगा। और इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि किसी देश में अगर आतंकवाद हो रहा है तो अगर अपने देश से संबंधित नहीं है तो उस पर हम आंख मूंद लें, या उस पर हम कोई दूसरा दृष्टिकोण अपनाएं। और उस डबल स्टैंडर्ड की तरफ प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है। और दूसरी बात यह है कि चुनौतियों के जो समाधान के लिए हम लगातार यह बात कर रहे हैं कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत है। लेकिन G20 हुआ था भारत में आंचल, और ग्लोबल साउथ को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की, और हम जानते हैं कि जो अगले 2-3 डिकेड की जो ग्रोथ है या फिर जो ग्लोबल परिदृश्य बदला है, उसमें ग्लोबल साउथ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, एशिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनको ये बात माननी होगी, उनमें सुधार करने होंगे, और इस बात को आज प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि आज जो अन्य क्षेत्रों में समझौता हुआ, जिस हमने हेल्थ केयर की हम बात कर ही रहे थे, हेल्थ केयर में समझौता हुआ, तो उसको लेकर क्या कुछ विवरण है वो थोड़ी देर में सामने आएगा। लेकिन हम सेमीकंडक्टर में, हेल्थ केयर में कैसे हम अगर आपदा आए तो उसमें आपस में सहयोग कर सकते हैं, एजुकेशन में ये एक प्रगति हुई है, एमओयू हुआ है, और सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो तो दोनों देशों में एक तरह से देखें, अगर आप देखें मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार रूट जो है वो मलेशिया के बिल्कुल पास से गुजरता है। तो ये सब इस मुद्दों पर जो प्रगति है वो अब देखने को मिल रही है, उसका विवरण और थोड़ी देर में सामने आएगा। लेकिन जिस बात को हम कह रहे थे कि हम सेमीकंडक्टर में आगे सहयोग पर आगे बढ़ने वाले हैं, हम दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। यहाँ पर मलेशिया के पीएम ने जो बात कही आंचल, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो सहयोग के सभी क्षेत्रों में भारत के साथ चाहते हैं कि प्रगति हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मलेशिया इस बात को समझता है कि भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और आगे रह सकता है। चाहे एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, आईटी सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, या फिर बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें, क्योंकि 30 लाख के करीब इंडियन डायस्पोरा और भारतीय प्रोफेशनल यहाँ पर रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ने वाली है। और मलेशिया के लोग भी अब भारत बड़ी संख्या में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, भारतीय लोग आते हैं। तो हम बहुत विस्तार देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में सहयोग। एक विस्तार हमने और देखा शैलेंद्र, वो है हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में, जिस तरह से हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं और यहाँ पर तमिल की मजबूत जीवंत उपस्थिति देखी जाती है। वहीं जिस तरह से काशी तमिल संगमम की अगर बात की जाए तो उस लिहाज से ये दौरा कितना अहम आप मानते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने दिल की बात जो वहाँ पर रह रहे भारतीय समुदाय हैं उनके साथ साझा की है?
देखिए, कल जब इंडियन डायस्पोरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया कि आप देखें तमिल संस्कृति ने कितना दुनिया को योगदान दिया है, और मलेशिया के इकोनॉमी में हम जानते हैं कि बहुत योगदान भारतीय जो लोग हैं वो कर रहे हैं। उसमें तमिल जो संख्या है तमिल भाषियों की वो बहुत ज्यादा है, हम सब जानते हैं। चाहे आप तकनीक के क्षेत्र में देखें या फिर मीडिया में या फिर यहाँ आप वकालत में भी देखें, तो पहले आए हुए तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए OCI कार्ड को छठी पीढ़ी तक ले जाने की बात कही जा रही है, जिससे कि भारत और मलेशिया के बीच जो रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ हो। और यहाँ जब आप आइए आंचल, तो तमिल न्यूज़पेपर, तमिल रेडियो, खान पान, आप साउथ इंडिया के वो आप पूरा उसका एक छाप देख सकते हैं। लिटिल इंडिया में आप देखें तो वो बड़ी संख्या में आप वहाँ काम करते हुए लोग, और जो अभी हाल ही में कुछ श्रमिक आए हैं वो भी आप भारत से उन दुकानों पर, उन रेस्टोरेंट पर, उन कपड़े के दुकानों पर काम करते हुए देखेंगे। और यहाँ तमिल कला के हिसाब से जो मंदिर होते हैं वो उनकी एक सैकड़ों ऐसे मंदिर है। आप हनुमान मंदिर की हमने स्टोरी दिखाई, किस तरह से हनुमान जी के कई रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। वो जो कल्चरल कनेक्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, और उसी को प्रगाढ़ करने की बात है। बिल्कुल। और जब हम बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम जो ये बातें कही हैं, ये दोनों देशों की उस ऊष्मता को भी दर्शाती हुई नजर आती हैं। आपसे लगातार आगे भी चर्चा जारी रहेगी शैलेंद्र, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को मलेशिया से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से 11 समझौते जिन पर इस वक्त मोहर लगी है, कई अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें और प्रगति होने की उम्मीद है आने वाले सालों में, जब हम मलेशिया और भारत के रिश्तों की बात करते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर हवाई अड्डे पर अमित शाह का स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान अमित शाह राज्य में आंतरिक सुरक्षा स्थिति और वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस बैठक में राज्य से संबंधित कई प्रशासनिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद नक्सल विरोधी अभियान में और तेजी आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से नक्सलवाद को खत्म करने की तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। ये डेडलाइन अब नजदीक आ चुकी है। वहीं से लेकर एक्स पोस्ट में अमित शाह ने प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। इसके अलावा अमित शाह छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस शीर्षक के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं अमित शाह जगदलपुर में बस्तर पांडुम उत्सव में
का जो समापन समारोह है उसमें भी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान और लोक संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव बस्तर पंडु महोत्सव शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में पहुंचे लोगों से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल ने खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। बस्तर में 3 दिनों तक चलने वाला बस्तर पंडुम की धूम है और इस वक्त मैं बस्तर पंडुम में हूं, जहां पर 3 दिनों तक बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर पंडुम हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हुआ था बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में, तो उन्हीं के उसमें आज हम बस्तर संभाग से विभिन्न जातियों का प्रदर्शन यहाँ किया गया। जैसे हमारे भतरा जनजाति के लोग है ना, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया। पहले का बस्तर और अब नया बस्तर, किस तरह से बस्तर बदला है बताइएगा। अभी जैसे पहले का बस्तर में देखा जाए तो यहाँ नक्सलवाद थे, नक्सलवाद भी खत्म हो गए और अभी नए नए उसमें हमारे बस्तर आगे बढ़ ही रहा है। और हमारे जो संस्कृति है, जो संस्कृति हमारे पुराने समय से जो चल रही है, वो तो संस्कृति को हमको बचा के रखना है। और नक्सलवाद की बात है तो नक्सलवाद तो यहाँ से तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। अंदर गांव से कि हम उधर से कोई नहीं देखते थे, तो हम यहाँ पे लाके प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। पहले इन्हें सम्मान नहीं मिल पाता था, लेकिन आज इन्हें बस्तर पंडुम के माध्यम से सम्मान मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बस्तर पंडुम एक प्रकार का त्योहार होता है सर, जो कि बस्तर पंडुम जब से आया हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। लोग मतलब आकर्षक हो रहे हैं, तो इसको फिर दिखावा मतलब देख के फिर अपने पहनावा को फिर से पकड़ रहे हैं सर। पहले सम्मान मिल पाता था, उतना नहीं मिल पाता था सर। क्या दिक्कत होती? सर इतना मतलब पॉपुलर नहीं होता था सर, कि जब से बस्तर पंडुम आया ना सर, जब सबसे ना ये बस्तर पंडुम का ये पुराना स्टार्ट हो गया, जो अपना वेशभूषा को फिर यहाँ बस्तर पंडुम में लाए, तब से ये पॉपुलर स्टार्ट हो गया। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे बस्तर के आदिवासियों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बस्तर पंडुम के माध्यम से आज ये अपने वेशभूषा, कलाकृति, संस्कृति को बता रहे हैं, विश्व पटल पे दिखा रहे हैं। पिछले वर्षों जो बस्तर में जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या फैला हुआ था, वो नक्सल समस्या धीरे धीरे इस इलाके में खत्म हो रहा है और बस्तर पंडुम के माध्यम से यही बता रहे हैं कि बस्तर अब बदल रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और वहीं सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित भारत सेशल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति हर्मनी ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए और वो इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का सम्मान करता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंधों और समुद्री संपर्कों पर आधारित एक विश्वसनीय साझेदारी है, जिसका विस्तार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत में सहयोग तक हो गया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार, भारतीय निवेश, मुंबई महा के बीच सीधा संपर्क और भारत की बंदरगाह आधारित विकास पहल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर पैदा कर रही है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित होगी। AI में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026। भारत में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट 2026 की हर ओर चर्चा हो रही है। इसमें देश की महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं भाग लेंगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में पहले से ही बेहतरीन काम कर रही हैं। उम्मीद है कि इस समिट से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। AI इम्पैक्ट समिट 2026 देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बदलाव और विकास को नई रफ्तार देगा।
इस समिट में कई सरकारी संस्थान भी हिस्सा लेंगे, जो नीति निर्धारण, AI तंत्र के विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें पहला नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, जिसके सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा AI इम्पैक्ट समिट भारत में होने जा रहा है। इस मंत्रालय की भूमिका AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए दिशा निर्देश तय करने हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया भी समिट में शामिल होगा। ये संस्था स्टार्टअप्स और इनोवेशन को जरूरी तकनीकी सुविधाएं और नेटवर्किंग का मौका देती है, जिससे भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति में लाने में मदद मिलेगी। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. डिजिटल इंडिया पहल के तहत AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये सुनिश्चित करेगा कि AI समाधान नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और सेवा वितरण में समावेशिता के साथ हो। उम्मीद है कि इस समिट में कई नौकरियों और कौशल विकास की संभावनाएं पैदा होंगी। अकादमी, स्टार्टअप्स और सरकारों के साथ मजबूत सहयोग स्थापित होगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। AI प्रौद्योगिकी की समझ और अपनाने में इजाफा होगा। सरकारी सेवाओं में बदलाव के लिए AI एप्लीकेशंस पर जोर दिया जाएगा। जिम्मेदार AI विकास के लिए नीतिगत ढांचे का निर्माण होगा। The Prime Minister also emphasized that how can we make this not just Bharat May Summit, but Bharat Ka Summit. And I really appreciate the entire government's effort to make this, a unifying call for all the AI enthusiasts and all the people who are interested in technology to come together to make this summit a success. We have seen so many pre-summit events happening all across India, so many leaders coming down to the Impact Summit. ये समिट न केवल AI की दिशा में नए कदम उठाएगा, बल्कि ये भारत को वैश्विक AI परिवेश में नई पहचान दिलाने का भी काम करेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर देश भर में सकारात्मक माहौल है। माना जा रहा है कि इस समझौते का सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अमेरिका में इस समय रिटेल सेक्टर के पास स्टॉक बेहद सीमित है। ऐसे में साल 2026 भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए खासा अहम साबित हो सकता है। अमेरिका में बढ़ती मांग और चीन पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ के चलते भारतीय उत्पादों के लिए नए मौके खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भारत के निर्यात में बड़ी बढ़त मिल पाएगी। भारत और अमेरिका के बीच में जो ये समझौता हुआ है बायलैटरल ट्रेड का, जिसका क्रियान्वयन भी हो गया है और बाकी डिटेल्स आ रही हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, भारत के निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे कारपेट हो, ज्वेलरी हो, लेदर हो, इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि भारत को बहुत फ़ायदा होगा। पिछले 9-10 महीने से जो व्यापार और एक्सपोर्ट कम हो गया था या रुका हुआ सा था अमेरिका में, अब इसे 18% हो जाने से वो काफ़ी उसको बढ़ावा मिलेगा। यूरोप के बाद अमेरिका से समझौता एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निर्यात को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। भारत को बहुत सारी चीज़ों के लिए शून्य पे एक्सेस मिला है इन दी अमेरिकन इंपोर्ट सिस्टम। उसके लिए हम अगर अच्छे से गियर अप करें तो हमारे पास सारे रॉ मटेरियल, सारी एग्रो प्रोड्यूस सब चीज़ है। अगर हम उसको अच्छे से प्रोसेस करके अमेरिका भेज सकें तो ये एक गेम चेंजर डेफिनेटली बनेगा। वक्त एक छोटे ब्रेक का है। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। MSME सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया नेशनल SC/ST हब, जो SC/ST वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय, व्यावसायिक और तकनीकी सहायता देकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scshub.in पर जाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में आयोजित अलवर बर्ड फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि अलवर टाइगर मैराथन में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 100% अधिक भागीदारी दर्ज की गई है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए अब बर्ड वॉचिंग भी एक प्रमुख मुख्य आकर्षण है। हम अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 100% संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन जब अलवर में लोग टाइगर रिजर्व के लिए आते हैं तो बर्ड वॉचिंग भी एक बड़ा यहाँ पे विषय है। इस बार बजट में भी तमिलनाडु की एक लेक को बर्ड वॉचिंग के लिए किया है। सिलीसेड हमारी रामसर साइट्स है। अब ये रामसर साइट्स में हम जागरूकता बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल का भी आयोजन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में केंद्र सरकार ने 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना को लेकर कवायद तेज कर दी। इस कड़ी में परियोजना के लिए टेंडर निकाले गए, जिसके बाद लोगों में विकास और रोजगार को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोग साल 1965 में इस परियोजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और किसी सपने के साकार होने जैसा है। नई खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है एक अच्छा रोजगार मुहैया करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के चलने के साथ साथ इस इलाके की तरक्की जो है, खुसूसन इस सावलाकोट जो इस रोड की हम इस हालात देखें तो काफ़ी खस्ते। इस प्रोजेक्ट के चलने के साथ साथ इस जो सावलाकोट रोड की हालत है ये भी सुधरने की उम्मीद है। और ख़ासकर जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलपमेंट होगा और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ की जो है जरूर डेवलप होगी। ये 20 साल पहले हमारा ये रोड बना था, उसके बाद आपने देखा ही है कि इतनी बुरी हालत है रोड की। तो हमें ये खुशी है कि ये हमारा प्रोजेक्ट आने की वजह से हमारे इलाके का रोड बनेगा, हमारे गाँव की तरक्की होगी, इलाके की, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की, और उन्हें रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी ये है कि 20 साल से यहाँ लोग इंतज़ार में हैं कि दिन लगाने से मजबूर हैं और आज ये प्रोजेक्ट आया है, टेंडर निकला है तो हमें रोज़गार मिलेगा। हम लोगों को हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लगने वाला है, बन रहा है, मगर लोग वेटिंग में थे। तो आज ये टेंडर निकला, हमें बहुत बड़ी खुशी है कि NHPC ने निकाला और हम लोग यहाँ काम करेंगे। टेंडर हुआ है 5130 करोड़ का, तो बेहद खुशी
का ज़हर है। बहुत खुशी है यहाँ के लोगों के बीच में, जो हमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने को जा रहा है। तो 1965 से लेकर हमारे दादा बाप और हमें इंतजार था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कब लगेगा और हम इसमें काम करेंगे। तो आज हमारा अधूरा ख्वाब जो है वो पूरा होने को जा रहा है। बेरोजगार नौजवान जो है वो उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ के दुकानदारों को जो है रोजगार मिलेगा। यहाँ पर बिजली, पानी, रोड जो हमारे अधूरे काम आज तक हुए थे, पक्के काम नहीं हुए थे, कच्चे काम हुए थे, तो अब उम्मीदें कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि ये काम जो है वो पक्के होंगे। राजस्थान के कोटा के तलवंडी इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3 बजे तक जारी रहा, जिसमें प्रशासन और एसडीआरएफ ने मलबा हटाकर सभी घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बचाव कार्य और संगठित प्रयासों में जो स्थिति है काबू पा लिया गया। रेस्क्यू में लगी टीम मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई है। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 15 उसमें से रेस्क्यू करके और जो निकाले गए उसमें से 2 की डेथ हो चुकी है और बाकी को यहाँ से इलाज के बाद में छुट्टी दे दी गई है। अभी 5 एडमिट है और बाकी की छुट्टी दे दी गई है। तो ये माइनर जिनकी इंजरी थी उनको उनका जो भी ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो जांच होगी, वो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं वापस दोबारा ना हो। इस हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया। एक्स पर संदेश के जरिए उन्होंने कहा, कोटा के इंद्र विहार में बिल्डिंग गिरने की घटना अत्यंत पीड़ादायक। मैं जिला प्रशासन के निरंतर संपर्क में हूं। जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हादसे में घायल सभी व्यक्तियों के समुचित और शीघ्र उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मैं ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना भी करता हूँ। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव और पॉपुलर गुटों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना कम मानी जा रही है, जिससे चुनाव के बाद राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री अनुतिन चनविराकुल ने दिसंबर के मध्य में अचानक चुनाव कराने का फैसला किया, जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि अनुतिन ने उस समय सत्ता संभाली जब फेउ थाई पार्टी के प्रधानमंत्री पेंटोगान शिनावात्रे को पद से हटाया गया और उन्हें शासन संभाले सिर्फ 100 दिन ही हुए थे। अभी सर्वेक्षण बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनावात्रा समर्थित फेउ थाई पार्टी कमजोर जरूर हुई, लेकिन अभी भी मुकाबले में है। इस बीच प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी ने ढांचागत सुधार, संस्थागत बदलावों के अपने एजेंडे के साथ चुनावी अभियान में बढ़त बनाई और लगातार जनमत सर्वेक्षणों में आगे रही। T20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। मुंबई में खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हरा दिया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने एक समय में 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 9 विकेट पर 161 रन तक पहुंचाया। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन बना पाई। अमेरिका की ओर से सबसे ज्यादा रन संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने ने बनाए। दोनों 37 रन की पारी खेल चुके हैं। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। भारतीय टीम अब अपना अलग मुकाबला दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगी। T20 विश्व कप में कल खेले गए एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए शिवरॉम हेटमायर ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर ऑल आउट हुई। वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लगाए। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की मेघना सजनार ने एक मिसाल कायम की। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में मेघना ने साहस का परिचय देते हुए 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद प्रतियोगिता में शिरकत की और एक नहीं बल्कि 2 पदक अपने नाम किए। मेघना ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज और टीम इवेंट में गोल्ड जीता। मेघना ने अपने खेल से न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि महिला खिलाड़ियों के लिए भी उदाहरण पेश किया कि स्थिति चाहे कैसी भी हो,
हौसले बुलंद हो तो आप हर चुनौती पार कर सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मेघना ने आज इसी हौसले के दम पर एक नहीं दो मेडल जीते हैं। कंग्रेचुलेशन मेघना। कितना टफ था इस जर्नी में? आप 8 मंथ की प्रेग्नेंट हैं, फिर भी आप आए यहाँ पर, कम्पीट किया आपने। आसान नहीं था बिल्कुल भी? डेफिनेटली इट वाज नॉट इजी। मैंने प्रिपेयर किया बहुत कुछ। या Who support you during this period? I think everyone supported me, including the doctors, physios, coach, and family. Everyone, definitely. So how you settle yourself to come to play in this arena in this crucial time? Generally, people take bed rest and you come in the shooting range and play and one bronze, one gold. So when I spoke to the doctors, they were like, you can continue with the sport, there's no problem as such. So that gave me a push, and it was, I think it's mostly the mental aspect that people tend to take rest. I think it is possible. So if you think that it's possible, then yeah, definitely you can make it. It's a message to the others also. In any condition, if you decide to play or you decide to win, you can face the challenges. Definitely yes, it is possible to do it. You have to just prepare yourself mentally and have the good support system. I think it's possible to do it. Yeah. Now you enjoying this medal? Yeah, it will be a very special medal for me. Congratulations. Yeah. तो देखिए, मेघना थी जो बता रही थी कि हौसले अगर आपके बुलंद हैं और अगर आपके मन में कुछ भी करने की क्षमता है, शक्ति है, तो आप कर सकते हैं। स्थिति कैसी भी हो, मेघना ने करके दिखाया। 2 मेडल लेकर के ये यहाँ से जा रहे हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के छिटपुर इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार बने हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को फिसलन वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी है। और अब बात एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। पौराणिक मान्यता की सृष्टि के निर्माण के समय अंधकार की गहराइयों में एक चमत्कार हुआ था। माघ मास की सप्तमी तिथि पर 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर भगवान सूर्य पृथ्वी की ओर बढ़े। मान्यता है कि सूर्य की पहली किरण माघ मास की सप्तमी के दिन ही पहली बार पृथ्वी पर पड़ी और इस दिन से मनाया जाने लगा रथ सप्तमी का महापर्व। इस पर्व ने आंध्र प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई। आप देखिए इन अनूठे रंगों को। माघ मास की सप्तमी तिथि हिंदू आस्था से जुड़ा वो दिन है जिस दिन पहली बार सूर्य की किरणें धरती पर उतरी। इस दिन को रथ सप्तमी कहते हैं, लेकिन इसके कई नाम हैं। माघी सप्तमी, महती सप्तमी और सप्त सप्तमी। यह सूर्य का अवतरण दिवस भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव खुद रथ पर सवार होकर धरती पर आते हैं। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी के दिन भक्तों की भीड़ भगवान सूर्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे राज्य का आधिकारिक उत्सव घोषित किया है और श्रीकाकुलम जिले के अरासावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर को इसका केंद्र बनाया है। श्रीकाकुलम ही नहीं, तिरुमला के पवित्र पहाड़ों पर यह उत्सव और भी भव्य रूप लेता है। मिनी ब्रह्म महोत्सवम नाम से विख्यात इस समारोह में भगवान मलयप्पा स्वामी को 7 विभिन्न वाहनों पर सवार किया जाता है। सुबह से लेकर रात तक माडा स्ट्रीट्स पर रथ यात्रा निकलती है। भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर तरफ मलयप्पा स्वामी की जय जयकार होती है। यह अद्वितीय आयोजन श्रीकाकुलम और तिरुमला में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गया है, जहां हर दिशा में भगवान के प्रति भक्ति की लहर दिखाई देती है।
रथ सप्तमी का यह पर्व अब साल दर साल और भव्य रूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस बार